आज हम एक बड़ा ही मज़ेदार सवाल देखने वाले हैं और सवाल मज़ेदार इसलिए है बिकॉज़ इस सवाल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया कि बच्चों के साथ जब हम सवाल डिस्कस करते हैं तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमें बड़े ही सिंपल लग रहे हैं, बट जो बच्चा उस कॉन्सेप्ट को पहली बार देख रहा है या फिर जिसका वो कॉन्सेप्ट वीक है उसके लिए वो इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है। सो वी शुड ट्राई टू एक्सप्लेन दोज कॉन्सेप्ट्स इन अ मोस्ट फंडामेंटल मैनर। और इसका आइडिया मुझे ऐसे स्ट्राइक किया कि बिकॉज इस सवाल के जब मैंने सोल्यूशंस देखे तो मैं फील कर पा रहा था कि यार बच्चा कहाँ मिस आउट कर सकता है। ऑलराइट, सो आई विल होप कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा एक्सप्लेन कर पाऊँ जिससे तुम्हें सवाल के अंदर जो कॉन्सेप्ट लग रहे हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ऑलराइट, नाउ बिफोर वॉचिंग द वीडियो मैं चाहूँगा कि तुम एक बार इस सवाल को खुद ट्राई करो, फील करो कि तुम्हें किस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है एंड जो भी तुम्हारे इस कॉन्सेप्ट पे या सवाल पे डाउट है उसे कमेंट्स में मेंशन करो। ऑलराइट, तब शुरुआत करते हैं सोल्यूशन के साथ। बट बिफोर दैट, अगर तुम्हें इस तरीके से सीखने का मन कर रहा है और इस तरीके से तुम्हारा कुछ इंप्रूवमेंट हो रहा है तो हमारा एक कोर्स है SO60, उसको चेकआउट कर सकते हो। वो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। उस कोर्स के थ्रू तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग और कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ऑलराइट, कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम अगेन। तो सवाल के अंदर जो टिपिकल चीज़ें हैं वो हैं दोनों स्प्रिंग्स, और जब भी किसी सवाल में ना स्प्रिंग आ जाती है हमें उस सवाल से हल्का सा डर लगना शुरू हो जाता है। बट आज हम उस फियर को कॉन्कर करने वाले हैं। तो सबसे पहले सवाल में हमसे पूछा क्या है कि इस पूरे सिस्टम को हमने रेस्ट से रिलीज़ कर दिया। उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कोई भी स्प्रिंग के अंदर कुछ भी एक्सटेंशन नहीं था और हमारे जो मास है उसकी वेलोसिटी ज़ीरो थी। उसके बाद क्वेश्चन के अंदर मेंशन है कि हमारा ये जो ब्लॉक है अगर ये एक्स डिस्टेंस मूव कर गया तो बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी उस इंस्टेंट पर क्या होगी। तो सबसे पहले एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि इस सवाल के अंदर कुछ ऐसे फोर्सेस हैं जो एनर्जी डिसिपेट कर सकते हैं। आई गेस यू विल रियलाइज कि कोई भी ऐसा फोर्स नहीं है, बिकॉज जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सभी कंजर्वेटिव नेचर के हैं। यहाँ लगेगा एक स्प्रिंग फोर्स, यहाँ लगेगा एक स्प्रिंग फोर्स, और एक यहाँ पर जो mg लग रहा होगा वो भी कंजर्वेटिव नेचर का है। तो तुरंत अपन को ये समझना है कि यार बिकॉज यहाँ पर कहीं भी एक नॉन कंजर्वेटिव या एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है जो एनर्जी को डेसिपेट कर सकते हैं, तो यहाँ पर अपन को जाना है एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ। राइट, अब एनर्जी कंजर्वेशन की तरफ जाने से क्या होगा, बिकॉज क्वेश्चन के अंदर हमसे काइनेटिक एनर्जी ही पूछी है। तो अगर अपन सिस्टम की इनिशियल एनर्जी को लिखें, दैट इज़ आर ई इनिशियल, जो लगभग ज़ीरो है बिकॉज स्प्रिंग में भी कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मास अपना रेस्ट में है, और इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर या फिर इस पर्टिकुलर पोजीशन पर अगर ग्रेविटेशनल एनर्जी को जीरो कंसिडर कर लें, वो रेफरेंस पॉइंट है, कुछ भी कंसिडर कर सकते हो, तो टोटल एनर्जी हमारी हो गई जीरो। उसके बाद अपन लिखते हैं एनर्जी फाइनल। तो फाइनल एनर्जी में क्या होगा या फिर फाइनल स्टेट पर क्या होगा, जितनी भी हमारी स्प्रिंग्स हैं वो सब एक्सटेंड कर जाएंगी या फिर कंप्रेस कर जाएंगी। अपन अज्यूम करते हैं कि दोनों ही स्प्रिंग एक्सटेंड कर गई हैं। सपोज ऊपर वाली स्प्रिंग y अमाउंट से एक्सटेंड कर गई है, नीचे वाली स्प्रिंग z अमाउंट से एक्सटेंड कर गई है। ऑलराइट, सो ऊपर वाली स्प्रिंग में कितनी एनर्जी स्टोर्ड है, दैट इज हाफ के वाई स्क्वायर। सिमिलरली नीचे वाली में कितनी हो जाएगी, हाफ के जेड स्क्वायर, प्लस हमारी मास की कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी जो हमें कैलकुलेट करनी है। लेट्स अज्यूम दैट इज के, प्लस बिकॉज हमारा जो मास है वो एक्स डिस्टेंस नीचे जा चुका है और अपन ने इनिशियल वाली पोजीशन पर रेफरेंस पॉइंट जीरो लिया था, तो इसके अंदर कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के भी चेंजेस आ गए, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस mgx। कूल। अब बिकॉज कहीं भी जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था एनर्जी डिसिपेट नहीं हो रही, तो इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल। ऑलराइट, उसको तुम इक्वल करोगे तो तुम्हारे पास एक इक्वेशन निकल कर आएगी, दैट इज दिस इक्वेशन। क्वेश्चन में हमसे काइनेटिक एनर्जी ही पूछी थी, बट यहाँ पर स्टिल दो अननोन्स हैं, एक y है और एक z है। तो अब अगर अपन y को और z को इन टर्म्स ऑफ x ब्रेक डाउन कर पाए तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए अगेन अपन डायग्राम की तरफ जाते हैं, सवाल में समझते हैं हो क्या रहा है। सो बेसिकली नीचे वाली जो स्ट्रिंग है दैट इज दिस स्ट्रिंग, बिकॉज ये पूरी सिंगल स्ट्रिंग है तो एक ही टेंशन रहने वाली है, राइट, बिकॉज मासलेस भी है। तो सपोज यहाँ पर लग रहा है एक टेंशन T, यहाँ पर लग रहा है टेंशन T। अब ध्यान देना कि बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो टेंशन है ये स्प्रिंग के अंदर जो फोर्स आता है दैट इज K टाइम्स Z, जो हमारे वाले केस में आएगा, ये दोनों बराबर क्यों होते हैं। इसको तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये वाले पॉइंट पर अगर तुम न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हो, बिकॉज हम पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उसका मास जीरो रहेगा, यहाँ पर ऊपर तो लग रहा होगा T और नीचे लग रहा होगा KY। तो इस पॉइंट पर जब तुम लगाओगे न्यूटन सेकंड लॉ तो टेंशन की वैल्यू एक्चुअली स्प्रिंग जो फोर्स है उसके बराबर ही आ जाएगी, दैट इज KY। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू स्प्रिंग के बराबर आ जाती है। कूल, तो हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारी जो पुली है दैट इज ऑल्सो मासलेस, तो ऊपर अगर 2T टेंशन लगेगा बिकॉज मासलेस है, और ऊपर वाले स्प्रिंग में बात करेंगे अपन तो 2T जो टेंशन लग रहा था दैट अगेन विल बी इक्वल टू इस वाले स्प्रिंग में जो फोर्स है दैट इज K टाइम्स Y। ऑलराइट, तो यहाँ से हमारे पास एक कंडीशन आ गई दैट इज 2T इज इक्वल्स टू K टाइम्स Y, दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ T की वैल्यू क्या थी,
शायद मैंने पहले के वाई लिख दिया होगा, इसके अंदर जो एक्सटेंशन है दैट इज़ के टाइम्स जेड, उसके बराबर होगी दैट इज़ ट्वाइस ऑफ के जेड। तो यहाँ से हमारे पास एक रिलेशन आ गया दैट इज़ वाई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स जेड। ऑलराइट, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मोस्ट की रिलेशन है जो बहुत सारे वीडियो सॉल्यूशंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिख दिया था, उसको मैं तुम्हें समझाऊंगा बहुत अच्छे से। तो हुआ क्या, अगर मैं इस तरीके से पुली बनाता हूँ, हमें पता है जो हमारी ऊपर वाली स्प्रिंग है ये वाई टाइम्स एक्सटेंड कर गई है, राइट। तो मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि हमारी जो पुली है वो डाउनवर्ड्स मूव कर गई है वाई लेंथ से। ऑलराइट, अब अज्यूम करते हैं अपन कि यहाँ पर इस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी स्प्रिंग नहीं थी, तो ये इस तरीके से हमारा मास है, हमें पता है मास हमारा x टाइम्स नीचे जा चुका है। तो अगर सपोज इस पूरी लेंथ में कहीं भी स्प्रिंग नहीं है तो वी कैन सिंपली यूज स्ट्रिंग कंस्टेंट ओवर एयर। तो स्ट्रिंग कंस्टेंट बेसिकली क्या है कि जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। तो इनिशियल लेंथ कितनी होगी, मैं इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में लेंथ अज्यूम करता हूँ L1 और इस वाले पॉइंट में और मास के बीच में लेंथ अज्यूम करता हूँ L2। तो जब हमारा पुली मूव नहीं किया उस टाइम पर L कितना था, L1 प्लस L2, इसको हम अपन L0 बोल देते हैं। और जब हमारा पुली y डिस्टेंस मूव कर गया और हमारा जो ब्लॉक है वो x डिस्टेंस मूव कर गया है, तो बेसिकली L फाइनल जिसको मैं बोल रहा हूँ दैट विल बी इक्वल टू L1, बट ये जो एंड है y नीचे मूव कर गया है तो कितना हो जाएगा L1 माइनस वाई। सिमिलरली L2 की अगर अपन बात करते हैं तो ये पॉइंट y मूव कर गया और ये पॉइंट नीचे x मूव कर गया, तो दैट विल बी इक्वल टू L2 प्लस एक्स माइनस वाई। अब बिकॉज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट था, स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं होगी, तो L फाइनल विल बी इक्वल टू L0। तो यहाँ से हमारे पास क्या कंडीशन आती है, x इज इक्वल्स टू 2y या फिर x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 0। अब आते हैं अपन मेन जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है कि भाई यहाँ पर स्ट्रिंग नहीं है, एक स्प्रिंग भी अटैच्ड है, तो अब क्या होगा। अगेन सेम ही चीज़ रहेगी, इट जस्ट दैट जो L फाइनल है और L0 है वो अब बराबर नहीं होंगे, बिकॉज हमने स्प्रिंग से रिप्लेस कर दिया है, तो जो हमारी स्ट्रिंग है वो एक्सटेंसिबल हो गई। तो बिकॉज हम अज्यूम कर रहे थे कि इस वाली स्प्रिंग में कुछ एक्सटेंशन आया था z अमाउंट का, तो जो L फाइनल होगा वो बड़ा होगा हमारे L0 से, बिकॉज ओवरऑल हमारी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर गई है, और कितने अमाउंट से इंक्रीज करी है, z अमाउंट से। तो दैट मीन्स L फाइनल माइनस L0 is equal to z. So now we got the condition that x minus 2y is equals to z. और यहाँ से वो रिलेशन आता है जो बहुत सारे सॉल्यूशंस में स्ट्रेट फॉरवर्ड ही लिख दिया था। अब अगर एक बार तुम्हें प्रैक्टिस हो गई इस सवालों में और तुम्हें क्लिक हो गया कि यार एक्चुअली में क्या हो रहा है, देन यू कैन ऑलवेज राइट इट एट स्ट्रेट फॉरवर्डली दिस इक्वेशन। बट जो उसको पहली बार देख रहा है, जो उसमें स्ट्रगल करता है, उसके लिए बहुत मुश्किल है कि ये इक्वेशन को हम स्ट्रेट फॉरवर्डली कैसे लिख सकते हैं। आई गेस अब तुम्हारा क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट करके मुझे बताओ कि तुम्हें कहाँ दिक्कत आ रही है। मैं ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारे डाउट को और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ऑलराइट, तो जैसे ही हमारे पास ये रिलेशन आ गया, हमारे पास ऊपर एक और रिलेशन था दैट इज़ y इज इक्वल्स टू 2z। तो अब हमारे पास y की वैल्यू और हमारे पास z की वैल्यू x के टर्म्स में आ जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को यूज़ करोगे तो हमारे पास y आ जाएगा 2x/5 और z आ जाएगा x/5। इन दोनों वैल्यूज़ को इस वाले इक्वेशन में पुट कर दो तो तुम्हारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारी काइनेटिक एनर्जी का, दैट इज़ दिस एक्सप्रेशन, और वहाँ से तुम्हारे पास बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हो सकता है जेई मेंस में, जेई एडवांस में इसी वेरिएशन का या फिर इस जो पुली में चीज़ें यूज़ हो रही हैं उसके वेरिएशन का सवाल आ जाए। तो कैसा भी सवाल आए तो मैं फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को नहीं बोलना, और कैसे स्ट्रिंग को रिप्लेस करके जब हमने स्प्रिंग को लगाया तो फाइनल लेंथ और इनिशियल लेंथ में कुछ चेंजेस आ गए, उसको नहीं बोलना। ऑलराइट, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि तुम अगर ऐसी प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखना चाहते हो और ऐसे कॉन्सेप्ट्स को कैसे अप्लाई करते हैं ये सीखना चाहते हो, तो ज़रूर चेकआउट करो हमारा Seto60 कोर्स, जिसमें तुम इसी तरीके से सीख रहे होते हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी कर रहे होते हो, एडवांस के जो सवाल हैं उसमें कंफर्टेबल हो रहे होते हो। कोर्स की सारी डिटेल्स तुम्हें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ मिल जाएंगी, वहाँ से आके तुम चेकआउट कर सकते हो। इसी के साथ वाली वीडियो को एंड करते हो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।